हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रामानंद त्रिपाठी क्लास 9 केमिस्ट्री के लिए। आज हम आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं। आज जो आपका रिमेनिंग पार्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, वह पार्ट लेकर के हम आज आपके सामने पहुंचे हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं सबसे पहले मिल सकें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा है वीडियो में, और वह कमेंट है रिगार्डिंग सर एटॉमिक मास समझ में नहीं आया। तो एटॉमिक मास समझने के लिए सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि जो एक एटम है अनडिविजिबल पार्टिकल है, उस अनडिविजिबल पार्टिकल को क्या करना है, उस अनडिविजिबल पार्टिकल का मास पता करना है। तो उस अनडिविजिबल पार्टिकल का मास पता करने के लिए हमारे पास कोई मेज़रमेंट करने का और तरीका नहीं है। रिलेटिवली किसी दूसरे एटम को मास, उस एटम के मास को रेफरेंस मान करके उसके मास से अदर एटम्स के मास को कंपेयर किया जाता है। ठीक, एक बात तो यह है कि बाट कोई नहीं है वहाँ पे, एटम ही बाट है। उस एटम से लेकर के, उसी एटम, किसी एक एटम से लेकर के अदर एटम्स को उससे तुलना की जाती है, उसके मास की तुलना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एटम है वो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कई टाइप के एटम हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एटम्स हैं, कुछ एटम्स छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, कुछ एटम्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो आज तक जो एटम्स पता हैं वो 118 टाइप्स के डिफरेंट एटम्स मालूम है। 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर वेल नोन टिल टुडे। तो अब इतने डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं। ठीक है, अब इन सब के मास को पता करना, किसी एक एटम को रेफरेंस मान करके उससे अदर एटम्स के मास को कंपेयर किया जाता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने पहले ऑक्सीजन लिया, उससे मेजरमेंट किया। तो ऑक्सीजन का एटम भी काफ़ी भारी है, उससे हल्के भी एटम हैं। तो ऑक्सीजन एटम से अदर एटम्स को अगर कंपेयर किया जाता है तो काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है, अल्टीमेटली साइंटिस्ट ने बाद में क्या किया, कार्बन 12 एक आपका एटम, कार्बन एटम ही मान लीजिए सिंपली, बाद में इसका रिलेशन पता करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। कार्बन एटम जो है, उसी कार्बन एटम का एटम लेकर के अदर एटम्स को कंपेयर किया गया। ठीक है, तो जैसे इसको ऐसे मान लीजिए जैसे आपके पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन के कई बराबर टुकड़े आप कर दीजिए। ठीक है, एक वाटरमेलन है, उसके कई बराबर टुकड़े कर दीजिए और उसके एक पार्ट को निकाल लीजिए। इस वाटरमेलन के एक टुकड़े के एक पार्ट को आप ले सकते हैं, तो अदर पार्ट्स जो हैं उन सब के मास भी इसके बराबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एटम का तो पार्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह कार्बन जो एटम है, इस कार्बन के मास का 1/12 पार्ट, कार्बन का 1/12 पार्ट किया गया, मास का, उसके मास का न्यूमेरिकल 1/12 पार्ट किया गया और इससे कंपेयर किया गया अदर एटम्स को। ठीक है, तो जब इससे हाइड्रोजन एटम को कंपेयर किया गया तो कार्बन के 1/12 भाग के ठीक बराबर हाइड्रोजन का मास आया। इसलिए हाइड्रोजन का मास जो था 1 AMU पहले बोला जाता था, अब 1 यूनिफाइड मिला। ठीक है, इसी प्रकार से जो हीलियम एटम था वह 1/12 का क्या हो गया, 4 टाइम्स था। ठीक है, तो कार्बन का 1/12 जो होता है वह 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड होता है। इस कार्बन के मास का 1/12 पार्ट जो है वह 1 एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, और इसी के बराबर हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका मास होता है। अब इसका 4 गुना जो होता है वो हीलियम होता है, तो इसका 4 यूनिफाइड आया। ठीक है, इसी प्रकार से जब कार्बन का मास निकाला गया, कार्बन का खुद का मास, तो इसके 1/12 भाग को लिया गया था। जैसे वाटरमेलन के यहाँ पर इस पार्ट को लिया गया, तो अदर पार्ट्स जो होंगे
इसी के मल्टीपल में इसका नंबर आएगा। तो कितने इसके बराबर इक्वल पार्ट किए हैं? टोटल हमने 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो यहाँ पर इसका क्या आएगा? 8 आएगा। 1 पार्ट से 8 टाइम्स ज़्यादा होगा पूरे इसका। तो वैसे ही कार्बन का 1/12 पार्ट किया गया था, तो इसलिए कार्बन का जो मास आता है वह 12 यूनिफाइड आता है, क्योंकि 12 टाइम्स जो होगा वो हायर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अदर एटम्स का मेजरमेंट किया गया। ऑक्सीजन का 16 आया, नाइट्रोजन का 14 आया। तो डिफरेंट एटम्स के इसी कार्बन के 1/12 पार्ट को लेकर के मेजरमेंट किया गया। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो एटॉमिक मास की बात हो गई। उस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक मास की बातें की है। तो जो लोग नहीं देख पाए हैं, मैं कोशिश करूंगा लिंक आपको प्रोवाइड करा दूं उस वीडियो की, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब एटम्स की बात ही करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास हो गया। एटम जो होता है वह अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब एटम है, उसको एकदम से अलग कर दिया जाए तो यह एक अकेले नहीं रहेगा। तब क्या करता है एटम? यह किसी दूसरे एटम से कंबाइन कर लेता है। इसके आसपास जो भी एटम मिलता है वह इससे कंबाइन कर लेता है। ठीक है, तो एटम जो होता है वह अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब प्रकृति में अकेले नहीं रहता है, किसी दूसरे एटम के साथ वह जरूर से जरूर कंबाइन करता है। ठीक, अब जब एटम कंबाइन कर लेता है तब क्या कंडीशन होती है? तब जब एटम कंबाइन करता है तो वह मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल, वी कैन डिफाइन मॉलिक्यूल हियर दैट व्हेन two or more atoms combine with each other, they form molecule। ठीक है, when 2 or more atoms combine with each other they form a molecule। ठीक है, तो वह एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। they form a molecule। जब भी 2 एटम कंबाइन करेंगे, 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम भी कंबाइन कर सकते हैं, कोई इसमें गिनती फिक्स नहीं है, नंबर इसमें एटम्स का फिक्स नहीं है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 एटम की। 2 एटम कंबाइन करेंगे देन दे कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या होता है? अब इसको, जो मॉलिक्यूल होता है, यह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, एटम जो होगा वह अकेले नहीं रहेगा, यह मॉलिक्यूल अकेले रहेगा। जैसे 2 एटम कंबाइन कर लिए तो यह पार्ट जो है इसको हम नेचर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 एटम कंबाइन कर लिए तो यह तीनों एक साथ रहेंगे। इन तीनों को हम नेचर में देख करके इसका पता कर सकते हैं, इसका टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो होता है वह हमारा नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल को दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल को दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब इसके एग्जिस्टेंस के बेस पर मॉलिक्यूल को डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट or compound that is capable of independent existence. The smallest particle of an element or compound
दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं जो फ्री स्टेट में रह सकता है। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल जो होता है वह डिविजिबल होता है, उसके एटम को अलग किया जा सकता है, लेकिन जो एलिमेंट का आपका एटम की बात करते हैं वह एटम डिविजिबल नहीं होता है। तो एटम से मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, यह बातें ध्यान में रखना है। अब इसी मॉलिक्यूल में जो डेफिनेशन हमने दिया उसमें कि व्हेन टू आर मोर एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर, जब एक या दो से अधिक हमारे एटम्स कंबाइन करते हैं, दे कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल। तो अब यहां पर जो कंडीशन आती है वह दो प्रकार की आती है, ठीक है। मॉलिक्यूल में कंडीशन दो प्रकार की आती है, एक तो एटम कंबाइन करेगा, ठीक है। मान लो एटम जो है उसको हम, एक एटम जो है वह ए टाइप का एटम है, दूसरा एटम जो है वह बी टाइप का एटम है, ठीक है, एटम ऑफ बी टाइप। तो दोनों ही एटम है, दो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट दो हैं, पर ऐसे लिख लीजिए एलिमेंट, एलिमेंट के एटम होते हैं, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट जो है वह बी टाइप का है, ठीक है। तो इस एलिमेंट के एटम हैं ए सभी क्या होंगे, ए टाइप के होंगे। दूसरा एलिमेंट जो बी है उसके एलिमेंट बी सभी एटम क्या होंगे, बी टाइप के होंगे, ठीक है। अब एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे, ठीक। जब एक ही एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका बनेगा। जब एटम क्या होगा, कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल बनाएगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मॉलिक्यूल की, या तो एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन कर ले जाए, ये ए टाइप का ए टाइप से जुड़ जाए, या तो क्या है ए टाइप का बी टाइप से जुड़ जाए, या दो अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन करें, या एक ही एलिमेंट का आपका क्या हो, एटम कंबाइन करें। तो यहां पे बी और बी कंबाइन कर लिए, हमने दो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स लिए, ठीक है। एक हमने जनरली ए टाइप का लिया, एक एलिमेंट बी टाइप का। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि एलिमेंट के ए टाइप के जो एटम हैं इसके, यह एटम आपस में ही कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो एक एटम ए एलिमेंट का, एक एटम बी एलिमेंट का, ये दोनों कंबाइन कर सकता है, या तो बी वाले आपस में ही कंबाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, ठीक है। मॉलिक्यूल में यह भी मॉलिक्यूल है, यह भी मॉलिक्यूल है और यह भी मॉलिक्यूल है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी यह होती है कि एक ही एलिमेंट के एटम कंबाइन करें, जो कि यह कंडीशन है और यह कंडीशन। एक ही एलिमेंट के आपके क्या करें, एटम कंबाइन कर लें, ठीक, और दो अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन कर लें, ठीक। अब इन दोनों में जो कंडीशन होती है, जब एक ही एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं तो वह उसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जब एक ही एलिमेंट के एक ही एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे तो देन दे कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तब वो उसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जब दोनों अलग अलग कंबाइन कर लिए, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं, देन दे कंस्टिट्यूट कंपाउंड, ठीक है, देन दे कंस्टिट्यूट कंपाउंड। यह मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होता है इसको बोलते हैं होमोएटॉमिक,
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यह भी होमो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग एटम हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यह हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे दो ही टाइप के हैं, या तो दोनों एटम, हम सबसे सिंपलेस्ट वाला ही लेकर के चल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी एटम कंबाइन कर सकते हैं। जब दोनों एटम एक ही जैसे होंगे तो वह होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे यह केस है और यह केस है, दोनों होमो एटॉमिक है। लेकिन जब वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे, तो क्या होगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और इस हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। यह एलिमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा, और यह मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड फॉर्म होगा। यह मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हुआ, यह मॉलिक्यूल ऑफ एटम एलिमेंट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वह दो टाइप का बनता है, टाइप दो होते हैं इसके मॉलिक्यूल के, ठीक है। मॉलिक्यूल के दो टाइप होते हैं। पहला होता है होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक बात समझ में आ गई। होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम। जहां पर दोनों एटम सेम होंगे उसको होमो एटॉमिक बोलते हैं। यह होता है हेट्रो एटॉमिक। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे। होमो एटॉमिक की कंडीशन यह होती है, यह क्या बनाता है, यह फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यह एलिमेंट का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। और जो हेट्रो एटॉमिक होता है क्या करता है, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यह कंपाउंड के मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको दे देते हैं। होमो एटॉमिक का एग्जाम्पल क्या है, H2, Cl2, Br2, I2, O2, N2, F2, ठीक है। तो यह होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और यह सभी एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं उनके एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। HBr, HCl, HI, H2O, ठीक है, H2O, H2S, ठीक है। तो बहुत सारे आपके हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, बहुत सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो यह कंडीशन आपकी होती है। तो मॉलिक्यूल आपको बताया, मॉलिक्यूल दो टाइप के, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक कौन सा होता है, व्हेन टू कंबाइनिंग एटम्स आर ऑफ सेम टाइप देन दे कॉन्स्टिट्यूट अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और यह होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है। आप लोग लिखेंगे इसको, खुद से इसका नोट्स बनाएंगे। इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हेट्रो एटॉमिक क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर देन दे कंस्टिट्यूट अ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यह कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब यह कंडीशन आपकी होती है मॉलिक्यूल फॉर्म करने की, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बता दिया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बता दिया, ठीक। नेक्स्ट वन इज द आयन, ठीक है। व्हाट इज आयन,
आयन क्या होता है? आयन वह स्पीसीज एलिमेंट का कोई भी पार्ट या मॉलिक्यूल कोई था, उसमें कुछ ऐसा हो गया, कुछ चीजें जुड़ गई या कुछ चीज निकल गई, जिससे कि उस पर कोई चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल कोई था, एलिमेंट का एटम कोई था, या कुछ भी जिसके ऊपर चार्ज होता है, इन द केमिकल लैंग्वेज जिसके ऊपर चार्ज होगा उसको हम आयन बोलते हैं। चार्ज्ड स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। यह चार्ज जो होता है ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव टाइप का चार्ज होता है या नेगेटिव टाइप का चार्ज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, वह उसको बोलते हैं कैट आयन, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एन आयन बोलते हैं। ठीक है, तो आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, कैट आयन और एन आयन। कैट आयन को डिफाइन कर सकते हैं, आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैट आयन। एन आयन को डिफाइन कर सकते हैं, आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज ओवर इट इज कॉल्ड एन आयन। ठीक है, यहां पर एक बात आपको यह बता देना चाहते हैं, यह जो आयन होता है, आयन यह चार्ज स्पीसीज है, तो यह आयन आपका कभी एक एटम का भी हो सकता है, दो एटम का भी हो सकता है, दो डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब एटम के नंबर क्या हो आयन में ज्यादा होंगे तो वह क्या होगा, हमारा पॉली एटॉमिक आयंस होगा। ठीक है, तो अभी आपको जैसे सिंपल एग्जांपल दे दिया जाए, Cl-, इसका नाम है क्लोराइड आयन। ठीक है, Cl- से रिप्रेजेंट करते हैं। Br-, यह क्या है, ब्रोमाइड आयन है। सब में क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। I-, यह क्या है, आयोडाइड है, आयोडाइड आयन है। ठीक है, Na+, अब यह क्या है, सोडियम आयन है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सोडियम आयन। K+, पोटेशियम आयन। ठीक है, तो यह पोटेशियम आयन है। अब यहां पर यह दोनों किस टाइप के हैं, कैट आयन है। ठीक है, और इधर जो एग्जाम्पल है यह एन आयन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऊपर ये तीनों जो हैं एन आयन के हैं और यह कैट आयन का है। इसके अलावा भी हमारे आयनिक स्पीसीज जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला जो है वह है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस को आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। पॉली एटॉमिक क्या है, जिसमें क्या हो, ज्यादा एटम हो, कई एटम्स की जो आयनिक स्पीसीज बने वह पॉली एटॉमिक आयंस है। स्पीसीज हैविंग मेनी आयंस इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे यहां पे, स्पीसीज हैविंग मेनी आयंस इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। तो जैसे एग्जाम्पल है आपका SO4। SO4 जो है इसके ऊपर 2- चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। SO4 इसका नाम है सल्फेट, इसका नाम क्या है, सल्फेट आयन। ठीक है, NO3- पर एक ही नेगेटिव चार्ज है, पूरे स्पीसीज पर एक ही नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम है नाइट्रेट आयन। ठीक है, PO4
PO4 और इस पूरे स्पीसीज पर 3 माइनस चार्ज है, इसका नाम है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट आयन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतने एग्जाम्पल्स हो गए आपके पॉलीएटॉमिक के। ठीक, और भी पॉलीएटॉमिक आयन हैं, लेकिन अभी उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। जब आएगा एग्जाम्पल तो आपको बता देंगे, ये भी पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस, आयन हैविंग मेनी आयंस आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल्स आपके अब यहाँ पे देखें, SO4 का मतलब है ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, इनको समझ लेते हैं। SO4 का मतलब है नीचे की तरफ जो नंबर लिखा रहता है, जिस एटम के बाद यह नंबर लिखा रहेगा वहां पर उसी एटम की नंबर को माना जाएगा। ठीक है, जैसे यस के बाद कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे ओ और यस के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यस की नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर पे एक ही एटम है। ऑक्सीजन के बाद 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हो गया कि ऑक्सीजन का एटम जो है उसका 4 नंबर है, 4 संख्या में है। ठीक है, तो एक सल्फर है, इससे 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है, तो यह होता है SO4। अब यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटम उस पर जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से इन सब का भी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, लेकिन यह आपके समझने के लिए है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस भी आपका हो गया। आई होप आपको वीडियो कैसा लगता है उसको कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए अच्छा लगता है तो। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, यह लेसन काफ़ी दिक्कत करने वाला होता है। ठीक है, लर्निंग केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही दिक्कत करता है यह लेसन, तो इसको जब ध्यान से देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। नहीं समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आई विल रिप्लाई यू एंड आल्सो आई विल फॉर्म अनदर वीडियो फॉर योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो किसी कंपाउंड के फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। ठीक है, राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड के फार्मूला को लिखने के लिए सबसे पहले 2 बातों की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसके जो एटम्स हैं वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं, उसकी बैलेंसी क्या है। ठीक है, तो बैलेंसी को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे। क्या बैलेंसी, बैलेंसी क्या है, व्हाट इज द बैलेंसी। इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जा सकता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड बैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ an element is known as is called बैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, जैसे देखिए हमारे पास जो है 2 हाथ हैं, तो हम 2 हाथों से किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, या 2 हाथ से 2 अलग अलग चीज़ों को पकड़ सकते हैं। 2 साइड में 2 चीज़ों को पकड़ सकते हैं, एक इधर पकड़ लिया, एक इधर पकड़ लिया, तो 2 चीज़ों को हम एक ही समय में पकड़ सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटी क्या है, 2 कैपेसिटी है, 2 जगह से हम इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के पास 4 हैंड्स होगा, 4 हाथ होंगे,
तो वो क्या करेगा, 4 जगह से एक ही साथ वो अलग अलग पकड़ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक एनिमल जो ऑक्टोपस है उसके पास 8 आर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आर्म्स हैं। तो इस ऑक्टोपस के पास जब अगर 8 आर्म्स हैं तो वह 8 जगहों से किसी भी चीज को पकड़ सकता है। ठीक है, 8 जगह से ये किसी भी चीज को पकड़ सकता है। अब क्या होता है, मान लो हमको इस ऑक्टोपस को पकड़ना है, ऑक्टोपस के हैंड को पकड़ना है, तो एक हैंड से ऑक्टोपस का हम एक हैंड पकड़ेंगे और दूसरे हैंड से इसका दूसरा हैंड पकड़ेंगे। बाकी इसके क्या होंगे, 6 आर्म्स जो होंगे वो फ्री होंगे। ठीक है, तो 6 आर्म से ये दूसरे लोगों को पकड़ सकता है, दूसरी चीजों को पकड़ सकता है। मान लो दूसरा आदमी आ गया, ठीक है, एक आदमी यहां लग गया, दूसरा आदमी आ गया, उसने भी पकड़ना चाहा, उसके आदमी के पास 2 ही हैंड है नॉर्मली। ठीक है, तो वह दूसरा आदमी इसके 2 आर्म्स को पकड़ेगा तो सेकेंड आदमी लग गया, फिर तीसरा आदमी इसके 2 आर्म्स को पकड़ेगा, 3 आदमी लग गए, फिर 4th पर्सन आया, उसने पकड़ा तो 4 पर्सन्स क्या हुए। इसके सभी हैंड्स को फिल करने के लिए, पकड़ने के लिए टोटल 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब यहां पे देखने में लग रहा है कि यह 4 आदमी से कंबाइन किया है। ठीक है, लेकिन अब अगर ऐसी कंडीशन इसको दे दी जाए, अब इसको अगर दूसरी कंडीशन में देखा जाए तो इसको ऐसे कंडीशन में लेके हम जाते हैं जहां पर कि केवल एक ही आर्म वाला इससे कंबाइन करेगा। कोई ऐसा एनिमल जिसके पास ओनली 1 आर्म हो, वह ऑक्टोपस के आर्म से कंबाइन करना चाहे तो क्या होंगे, एक पर एक जाएगा उस टाइप का, तो वह इसके एक आर्म को फिर सेकंड, दूसरे आर्म को फिर थर्ड, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें। तो टोटल क्या होगा, 8 डिफरेंट एनिमल्स क्या होंगे, इसको इसके टोटल 8 आर्म को पकड़ने के लिए या फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वह हमको देखने में पता लगती है। तो इस ऑक्टोपस के हैंड्स जो हैं वो 8 हैं। 8 हैंड से यह क्या कर सकता है, अलग अलग 1 हैंड वाले को 8 नंबर्स में कैच कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। वह एलिमेंट कितने अदर एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है, एक एलिमेंट कितने अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है जिनकी कैपेसिटी 1 हो। ठीक है, 1 कैपेसिटी वाले एलिमेंट से दूसरे किसी एलिमेंट की जिसकी कैपेसिटी हम देखना चाहते हैं, जैसे इसकी कैपेसिटी हम देखना चाहते हैं, यह एक एलिमेंट है। ठीक है, अब इसकी कितनी कैपेसिटी है कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो 1 बॉन्डिंग वाला, एक कैपेसिटी वाला इससे जुड़ा, एक जुड़ा, 1 बॉन्डिंग वाला फिर इससे एक और जुड़ गया, 2 जुड़ गया, और 2 से ज़्यादा नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इस प्रकार से इसकी बैलेंसी जो होगी वो 2 आएगी। जैसे ऑक्टोपस की बैलेंसी यहाँ पे 8 आएगी। ठीक है, क्योंकि यह 8 अलग अलग एक बैलेंस, एक आर्म वाले से 8 नंबर में जुड़ता है। वैसे ही एक हैंड वाला एलिमेंट से अगला एलिमेंट कितने नंबर में जुड़ रहा है, वह इस एटम की बैलेंसी होगी। ठीक, तो बैलेंसी बेसिकली यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी है, लेकिन एक आर्म वाली या एक बैलेंसी वाले एटम से अगला एटम कितने नंबर में जुड़ रहा है वह उसकी बैलेंसी होगी, दूसरे की बैलेंसी होगी। तो जैसे हमारा, अब इस पे एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो है, यहाँ जो हाइड्रोजन है उसकी बैलेंसी 1 होती है हाइड्रोजन की, यह 2 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करके H2O बनाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की बैलेंसी यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन जो होगा वह 2 बैलेंसी वाला होगा।
ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है वह 3 हाइड्रोजन से जुड़ता है, NH3 बनाता है। तो यहाँ पर वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वह 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सिंगल वैलेंसी वाले से का कितना नंबर दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा है, सिंगल वैलेंसी वाले का कितना नंबर दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा है, जितना नंबर जुड़ रहा होगा वही इस एटम की वैलेंसी होगी। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी जो होती है वह 1 होती है, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है। तो इस प्रकार से वैलेंसी जो होता है वह अलग अलग होता है। इसको वैलेंसी को जानने के लिए एक सिंपल तरीका यह है कि जो आयन होता है, आयन, उस आयन के ऊपर कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है, जो चार्ज उसके ऊपर लिखा हुआ है वही उसकी वैलेंसी है। तो आयन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके ऊपर जितना चार्ज लिखा हुआ होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी कितनी है, तो कुछ एलिमेंट की वैलेंसी आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ एटम्स की वैलेंसी को बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सिंबल है H, और यहाँ पर वैलेंसी इसकी हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैलेंसी है, ये है सिंबल, ये है नेम, ठीक है, नेम, सिंबल एंड वैलेंसी। तो हाइड्रोजन सिंबल H है, वैलेंसी 1 है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन सिंबल Cl है, वैलेंसी 1 है। ब्रोमीन सिंबल Br है, वैलेंसी 1 है। आयोडीन, I सिंबल है, वैलेंसी 1 है। ये जनरली 1 वैलेंसी वाले हैं। अब 2 वैलेंसी वालों को लिख देता हूँ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंबल O, वैलेंसी 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिंबल Mg है, वैलेंसी 2 है, ठीक है। ये हो गया आपका। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो टेबल 3.6 आप लोग लर्न करेंगे। सोडियम, सोडियम सिंबल है Na, वैलेंसी है 1, ठीक है। पोटेशियम सिंबल है कैपिटल K, वैलेंसी है 1, ठीक है। तो इस प्रकार से बैलेंसी आप लोगों को कुछ की लर्न करना पड़ेगा एलिमेंट्स की, और टेबल 3.6 जो है उसको बुक में देख करके नोट्स में उसको बना लेंगे और उसको लर्न करना है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक। अब आते हैं राइटिंग फार्मूला ऑफ कंपाउंड। राइटिंग फार्मूला ऑफ कंपाउंड में कैसे हम फार्मूला ऑफ कंपाउंड लिखते हैं, तो कंपाउंड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड की, यहाँ पे एलिमेंट के मॉलिक्यूल का फार्मूला नहीं लिखते हैं। कंपाउंड मतलब 2 डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन करेंगे, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, देन कंपाउंड विल बी फॉर्म। तो एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा है Cl, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो आया H1Cl1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका फार्मूला होगा HCl, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला होगा HCl। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है सल्फर, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैलेंसी को इसके साथ, तो H को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, मतलब इसके 2 नंबर इसके आर्म को फुलफिल करने के लिए लगेंगे, इसके 2 नंबर इसके आर्म को फुलफिल करने के लिए लगेंगे। और यस के साथ 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है,
फार्मूला आया H2S। ठीक है, अगला फार्मूला लेते हैं आपका जैसे यह है आपका सोडियम है Na और H। ठीक है, तो यह जो है इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा NaH। ठीक, अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेते हैं, देखिए एक है Al और एक है Cl, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ। इसका फॉर्मूला कितना आएगा? Al के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, Cl के साथ 3, फॉर्मूला आएगा AlCl3। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, C और Cl, कार्बन की वैलेंसी 4 और Cl क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो इसका नंबर इसके साथ, इसका नंबर इसके साथ लिखा जाएगा। C के साथ 1 लिखना है, लिखना नहीं है यहाँ पे, Cl के साथ 4, इसका फॉर्मूला होगा CCl4। Mg और Cl, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, यहाँ पे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आएगा क्या? MgCl2। 1 कभी भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल्स भी करते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी है 2, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, Al के साथ ये और O के साथ इसको लिखना है। Al के साथ 2 लिखना है नीचे की तरफ और O के साथ 3, तो इसका फॉर्मूला क्या आया? Al2O3। दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लिया है मैग्नीशियम ले लिया जाए और ऑक्सीजन, इसकी भी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी भी 2, तो इसका नंबर इसके साथ, इसका नंबर इसके साथ, तो क्या आएगा? Mg2O2। ठीक, Mg2O2। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे नंबर सेम हो जाए एटम के, उनको सिंपल रेशियो में लेना है। ठीक है, जहाँ पर भी नंबर आपके सेम मिलेंगे उनको सिंपल रेशियो में लेना है, MgO। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? MgO आएगा, इससे Mg2O2 आया। अब यहाँ पर अगर नंबर हमारा सेम आ रहा है तो इसको क्या करना है? इसको सिंपल रेशियो में लिख देना है, MgO के फॉर्म में। अब इसी प्रकार से पॉलीएटॉमिक जो हमारा होगा, पॉलीएटॉमिक का भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक है Mg और एक है SO4। इस पे 2 माइनस है, इस पे 2 प्लस है। तो हमने बताया था जो आयन होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज रहेगा वही उसकी बैलेंसी होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी बैलेंसी 2 होगी, और यहाँ पे इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इस पूरे की बैलेंसी 2 होगी। तो इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होना है, इधर इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो आएगा क्या? Mg2। और जो ये पॉलीएटॉमिक आयन होता है, इसको जब नंबर इसका लिखना होता है तो ब्रैकेट लगा करके लिखते हैं। ठीक है, SO42। अब यहाँ पे देख रहे हैं यह नंबर और यह नंबर सेम है, तो इसलिए इसको सिंपल रेशियो में ले जाएंगे, MgSO4। इसके अंदर वाला नहीं चेंज करेंगे, ये बाहर वाला देख करके नंबर सेम है, तो इसलिए क्या होगा? इन दोनों बाहर वालों को हटाने के लिए MgSO4 सिंपल रेशियो लिया जाएगा। ठीक, सेम वे में दूसरा भी आप पॉलीएटॉमिक का लेते हैं। एक है Na,
इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, एक है CO3 इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो Na पे के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वैलेंसी 1 आएगी। इस CO3 पूरे CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसकी वैलेंसी 2 आएगी। तो 2 के साथ Na को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 1 के साथ CO3 को। तो यहाँ पे लिखेंगे Na2 और CO3। अगर CO3 का कोई नंबर होता तो इस पे ब्रैकेट लगाते और जो नंबर आता उसको लिखते। तो यहाँ पे कोई नंबर 1 आ रहा है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज सच इसको छोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला आएगा Na2CO3। ठीक है, दूसरे पॉलीएटॉमिक आयंस की बात कर लेते हैं जहाँ पर दोनों पॉलीएटॉमिक हैं। NH4, इस पूरे NH4 पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, NH4, और दूसरा अगर लेते हैं SO4 सल्फेट लेते हैं, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इस पूरे की जो बैलेंसी है वो 1 है, इस पूरे की जो बैलेंसी है वो 2 है। तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई, 2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा क्या NH4 और यह पूरा 2 से मल्टीप्लाइड होगा इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे 2SO4, NH4 ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, यह इसका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें बताइएगा, जो भी दिक्कत होगी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगले आने वाली जो वीडियो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, इवन MSc तक लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगले वीडियो के लिए आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।